चलिए अब बात करते हैं हिग्स बोसोन, हिग्स फील्ड एंड लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में। अच्छा, हिग्स पार्टिकल, हिग्स बोसोन और हिग्स फील्ड्स के बारे में जानने से पहले अपन को देखना पड़ेगा कि मास क्या है। अच्छा, तो कन्वेंशनल सेंस में ये होता है जैसे आपके सामने एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, एक स्टोन है और आप इसको हटाना चाहते हैं, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रेसिस्टेंस जो स्टोन ऑफर कर रहा है उसको बेसिकली हम कहेंगे मास। ठीक है, बेसिकली इतना समझ लो, जो रेसिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, ये जो पत्थर ऑफर कर रहा है, स्टोन ऑफर कर रहा है, उसको कहते हैं मास। अगर ज़्यादा बड़ा पत्थर है तो उसके पास और मास होगा, तो इसको हटाना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल सेंस में इसको कहते हैं मास। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ देखना है, जैसे ये अपनी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये अपनी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर टाइप का एटम से बना है। जैसे सबसे ज़्यादा ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो अपन कह सकते हैं कि ह्यूमंस को मास देता है ये सब एलिमेंट्स, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स मिलके ह्यूमंस को मास देता है। तो फिर ये पत्थर को कौन सा एलिमेंट मास देता है? मान के चलो आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, एल्यूमिनियम हुआ। तो इन सब के कंपोजिशन से ये स्टोन बनता है। ठीक है, वैसे अगर जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल किससे बनेगा? या तो कार्बन से, ठीक है, फिर हुआ इवन एयर से, मतलब उसके अंदर एयर है तो फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फुटबॉल। फिर अगर जैसे अपना एप्पल है, ठीक है, एप्पल पूरा लगभग किससे बना? एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, फिर शायद थोड़ा सा ऑक्सीजन उसके अंदर होगा, फिर थोड़ा सा कार्बन उसके अंदर होगा। तो बेसिकली ये सब एटम से बने, ठीक है, ये सब चीज़ें एटम से बने। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि हमें मास दे रहा है अपना एटम, ठीक है, अपने अंदर बॉडी के अंदर एटम्स है, ठीक है, तो हमें एटम्स मास दे रही है। अच्छा, अब एटम्स को कौन मास दे रहा है? एटम्स को कौन मास दे रहा है? अब अपन ने पहले याद किया है कि ये अपना एटम है, ठीक है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है, फिर न्यूट्रॉन भी होता है, फिर इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटते रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एटम को मास देता है प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और भी चीज़ें होती है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्चुअली एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, उसको इसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, उसको कहते हैं क्वार्क्स, ठीक है, वो सब पे जाना नहीं है। बट बेसिकली अपन कह सकते हैं कि अपन एटम से कंपोज्ड है, ठीक है, अपन को मास एटम दे रहा है, ठीक है, और फिर एटम को मास कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कौन मास दे रहा है? ये किसकी वजह से इनको मास मिल रहा है? तो आप बोलोगे अरे सर ये सब क्या है? तो बेसिकली ये है कि मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। चलो जो भी हो, ठीक है, तो पर ये जो छोटे मोटे पार्टिकल्स इनको कौन मास दे रहा है? ठीक है, इनको मास मिला, इसलिए आपको आपके एटम को मास मिला, ठीक है, फिर एटम, बहुत सारे एटम हुए, इसकी वजह से आपको मास मिला। तो ये मास कहाँ से आ रहा है? तो साइंटिस्ट ने डिवाइस किया है कि एक फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड बना है हिग्स बोसोन से, या हिग्स फील्ड से ये हिग्स बोसोन नाम का पार्टिकल आता है, उसकी वजह से हमें मास मिलता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये फील्ड का चक्कर क्या है? चलिए अपन थोड़ा आगे देख लेते हैं। अच्छा, फील्ड का चक्कर ये है कि जैसे कि ये मान के चलो ये है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, ये सब बेसिकली एक मान लो एक फील्ड के अंदर घूम रहे हैं। अच्छा, अब ये फील्ड क्या है? फील्ड बार बार सुनने में आ रहा है, ये फील्ड क्या होता है? अच्छा, फील्ड बहुत सारे होते हैं। बेसिकली एक फील्ड, जैसे ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड के अंदर आप किसी चीज़ को एक्साइट कर दोगे तो फिर एक पार्टिकल बन जाता है। अपन को उतना डेप्थ में जाना नहीं है। बेसिकली ये है, जैसे आपके पास एक, जैसे मच्छरदानी, पता है ना आपको, मच्छरदानी, ठीक है, वैसे इमेजिन कर लो, मच्छरदानी है, फिर मच्छरदानी में थोड़ी उंगली कर दो, ठीक है, थोड़ी सी उंगली कर दो, तो वो मच्छरदानी थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो बेसिकली उसको कह सकते हैं वो फील्ड है, और अपन ने जो उंगली किया है वो पार्टिकल है। तो फील्ड में जो भी एक्साइटेशंस होते हैं उसको पार्टिकल कहते हैं। अब पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे फोटॉन्स हुए, वो एक फील्ड, वो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। तो बेसिकली हिग्स पार्टिकल एक एक्साइटेशन है, ठीक है, और उसके जैसे एक फील्ड होता है, उसको कहते हैं हिग्स फील्ड। अब हिग्स फील्ड मास देता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबको मास हिग्स फील्ड से देता है, ठीक है। अच्छा, अब हिग्स फील्ड को इमेजिन कैसे किया जाए? जैसे मैं अगर बोलूँगा
कि आप मछली हो, ठीक है, आप मछली हो, तो आपको कहा गया है कि आप पानी में रहते हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, मतलब आप मछली हो तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि आप किसी चीज़ के अंदर हो, पानी के अंदर हो, क्योंकि आप जन्म से ही उसी के अंदर हो, ठीक है, और आपके मरने के बाद भी वो पानी उसी वहीं रहेगा। और अगर आपको उस पानी से निकाल दिया गया तो अपन मर जाओगे, आप मर जाओगे। तो बेसिकली अपन जैसे ह्यूमंस है, सब कुछ, ठीक है, ये हिग्स फील्ड के अराउंड है, मतलब हिग फील्ड हमारे चारों तरफ है, बस अपन को दिखता नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन हुआ, अपन हुआ, जो भी चीज़ है यूनिवर्स में, जितनी भी चीज़ें हैं उसके चारों तरफ ये हिग्स फील्ड है, बट अपन को दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। ये द हिग्स फील्ड एग्जिस्ट थ्रू आउट द यूनिवर्स बट वी कांट सी एंड फील इट, ठीक है, अपन को पता ही नहीं है क्योंकि अपन पैदा ही हुए हैं, अपन को उसके अंदर ही पैदा हुआ है, तो अपन को कैसे पता चलेगा? अपन को उससे बाहर निकाल दिया जाए तो फिर शायद पता चल जाएगा, क्योंकि अपन तब तक मर ही जाएंगे अपन, क्या फायदा, ठीक है। तो जैसे ये मछली घूम रहे हैं, है ना, तो इनको पता नहीं है कि ये पानी के अंदर है, क्योंकि पैदा ही इसी के अंदर हुए हैं, मरने भी इसी के अंदर जा रहे हैं। ये पैदा होने से पहले भी ये फील्ड था, ये फ्लूइड पानी था, ये मरने के बाद भी ये पानी रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो वैसे ही ये मछली को मान लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मछली को एक इलेक्ट्रॉन मान लो, और ये जो पूरा जो पानी है उसको फील्ड मान लो। समझ में आ रहा है? मैं एक और बार कहता हूँ, ये मछली को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, और ये जो पानी को है उसको आप फील्ड मान लो, हिग्स फील्ड, ठीक है। अब जो ये सब दिख रहा है ना, ये एक एस्टिमेट लगाया है, एक एनिमेशन है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है फील्ड में, ठीक है। ये जैसे अपन गेंद फेंक दो पानी के अंदर, ठीक है, ये पानी है, उसके अंदर आप गेंद छोड़ो, एक पत्थर डाल दो, तो पत्थर को एक ड्रैग मिलेगा, एक रेसिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है, एक रेसिस्टेंस ऑफर होगा, ये तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो इस रेसिस्टेंस को मास कहेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। बेसिकली इमेजिन करो कि ये एक बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी के अंदर आपने पूरा पानी भर दिया यहाँ तक, ठीक है, फिर ऊपर से एक पत्थर डाल दिया, अब पत्थर गिर गया नीचे, अब ये नीचे गिरता जा रहा है, तो आपने देखा कि रेसिस्टेंस मिल रहा है इसको, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल इमीडिएटली नीचे नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि उसके ऊपर रेसिस्टेंस है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली इस रेसिस्टेंस को अपन मास कहेंगे, मतलब सब एटॉमिक लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन इस पे घूम रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर फील्ड के अंदर घूम रहा है, आपको मानना है कि फील्ड हर जगह है, पूरी जगह है, पूरी यूनिवर्स में है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है फील्ड के अंदर, तो फील्ड में जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको अपन कहते हैं मास। समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, रिलेटिव टर्म्स से, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अपन ने बात की थी कि अपन को समझना कैसे है, फील्ड कैसे समझना है। तो सबसे पहले अपन को समझना होगा कि अपन एक मछली है, मछली के चारों तरफ पानी है, तो वो पानी को कहेंगे अपन फील्ड, हिग्स फील्ड, ठीक है, और मछली को अपन मानेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? मछली है इलेक्ट्रॉन, और वो उसके तरफ जो पानी है वो है फील्ड। फील्ड हर जगह है, हिग्स फील्ड हर जगह है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं ये फील्ड के अंदर, ये जो बूंदे दिख रहे हैं ना, ये पूरा फील्ड है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, अब इन दो इलेक्ट्रॉन को जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रोकने के लिए बोल रहा है, उसको कहते हैं फील्ड। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज हो जिसको ज्यादा रेसिस्टेंस मिले, उसको उसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो बेसिकली उसका मास ज्यादा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। जैसे ये है मछली, अब मछली देखो कितने स्विफ्टली इस पानी के अंदर घूम रहा है, ठीक है, तो बेसिकली इसका रेसिस्टेंस कम है, तो यानी कि इसका मास भी कम है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस बंदे को देखो, ये पूरा पानी ऐसे हिला रहा है, ठीक है, ये स्विफ्टली नहीं घूम रहा है, ये मोटा आदमी पूरा पानी को हिला रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इसका मतलब है इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि इसका मास ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये जैसे कि मान लो ये फोटोन है, ठीक है, ये मछली फोटोन है, समझ में आ रहा है, और इसके चारों तरफ ये जो पानी है वो हिग्स फील्ड है। अब ये स्विफ्टली घूम रहा है, यानी कि इसका मास कम है, ठीक है, मतलब स्विफ्टली घूम रहा है तो मास कम है, तो वो है हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड में इसका मास कम है।
अब इसमें ये मोटू आदमी को देख लो, वो कितना पानी हिला रहा है, बहुत ज़्यादा पानी हिला रहा है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि इसका मास ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली सब जो भी पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो सब हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हिग्स फील्ड में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस मिलता है उसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। और हिग्स फील्ड में रेजिस्टेंस जिसको कम मिलता है उसका मास कम रहता है, ठीक है। इजी। अच्छा, अब हिग्स फील्ड और लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में चक्कर क्या है? तो हिग्स फील्ड को के बारे में थियरी दी गई थी पीटर हिग्स ने। इसके बारे में आगे देखते हैं। अच्छा, मास के ऊपर थियरी बहुत लोगों ने दी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ थियरीज दी है, बट 1960 में एक बंदा पीटर हिग्स ने एक थियरी दी थी कि जो मैंने बात की है कि अगर कम रेसिस्टेंस है यानी कि उसका मास कम है। हिग्स फील्ड में अगर रेसिस्टेंस कम है तो उसका मास कम है, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो बेसिकली उसका मास ज़्यादा है। तो इसको समझाने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट ने अग्री किया, चलो एक पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया जाए, बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया जाए। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर बेसिकली क्या होता है? एक सर्कल होता है, ठीक है, एक ट्यूब होता है, उसमें एक पार्टिकल जैसे मान लो कि प्रोटॉन इस तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में को लॉन्च कर देंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ से एक दूसरे पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज में वो छोड़ देंगे, ठीक है, ट्यूब के अंदर, सर्कल ट्यूब के अंदर। समझ में आ रहा है? ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये भी प्रोटॉन है, इसको एंटी क्लॉकवाइज में इसको छोड़ देंगे और इसको बहुत स्पीड में क्लॉकवाइज में, दोनों बहुत स्पीड में जा रहा है, ठीक है, नियरली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में दोनों जा रहे हैं। नियरली, पूरा लाइट स्पीड में नहीं, नियरली लाइट स्पीड में, ठीक है, दोनों स्पीड में जा रहे हैं और दोनों का यहाँ पे कोल्यूशन हो जाता है, दोनों पार्टिकल्स का कोल्यूशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर। तो ये पहली बार ऐसा नहीं बना रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है पार्टिकल एक्सीलरेटर। इससे पहले भी बहुत, इवन 1970 1960 से लोग पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाने लगे थे। एक साइंटिस्ट है मिचाई काकू, उसने बचपन में अपने घर के अंदर ही बना लिया था ये पार्टिकल एक्सीलरेटर। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर है। ये हिग्स फील्ड को कंफर्म करने के लिए, ये फील्ड है, ये पार्टिकल है, हिग्स बोसोन नाम का पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? तो उसको कंफर्म करने के लिए ये फील्ड, वो पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया गया है। समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। So to detect the Higgs field, the most powerful particle accelerator was built. This particle accelerator is the Large Hadron Collider. तो ये बेसिकली बनाया गया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। ये कुछ 27 किलोमीटर का टनल है, 27 किलोमीटर का रेडियस कुछ है, ठीक है। ये 27 किलोमीटर का कुछ रेडियस है, ठीक है। ये पूरा, समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। 27 किलोमीटर, इमेजिन करो कितना बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? 27 किलोमीटर यानी कि 50, यहाँ से भोपाल से नियरली विदिशा तक का पूरा डायमीटर है इसका, ठीक है, ये पार्टिकल एक्सीलरेटर का, ठीक है। ये भोपाल से विदिशा तक का डायमीटर है इस पार्टिकल एक्सीलरेटर का। तो समझ लो कितना बड़ा है। तो इसके अंदर प्रोटॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं एक बार उसका वो बताऊंगा कि कैसे काम करता है, उसका टेंशन मत लो। तो सबसे पहले ये एक्चुअली 1988 से ये लोग बनाने लग गए थे, ठीक है, और 2008 में सबसे पहली बार उसको चालू किया गया था। और इंडिया ने भी इसको बहुत हेल्प की है बनाने के लिए, साइंटिस्ट भी भेजे हैं, मनी भी भेजा है, ठीक है, पैसे भी दिए हैं। तो इंडिया का भी बहुत रोल है। और इसके एक्चुअली एक और फंडा है कि जो शिवा का एक स्टैचू भी है, इसके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के सामने शिवा का एक स्टैचू भी है, ठीक है, द डांसिंग शिवा नटराजा स्टैचू। जो शिव जी जो अपने जो लॉर्ड शिव हैं, वो गुस्से में जब आते हैं तो वो डांसिंग स्टैचू है ना, वो उसका जो मतलब द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसको दर्शाने के लिए बिल्कुल सामने रखा गया है, मतलब इसके सामने, मतलब इनके ऑफिस के सामने बहुत बड़ा स्टैचू है। देख लेना एक बार, रिसर्च मान लेना, ठीक है। वो सब वैसे MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये बात कर रहे थे कि LHC कंस्ट्रक्ट किया गया था, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, और 27 किलोमीटर का टनल, 27 किलोमीटर का वो रेडियस है और 54 किलोमीटर का नियरली वो उसका डायमीटर है,
ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बार इसको टेस्ट किया गया था 10 सितंबर 2008 में, और सबसे पहली बार कोलिजन अचीव किया गया था 2010 में, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और जो भी प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, सब हिग्स फील्ड्स में घूमते हैं, हिग्स फील्ड्स में घूमते हैं, और सबसे कम रेजिस्टेंस वाले को सबसे लो मास होता है, और सबसे हाई रेजिस्टेंस वाले को हाई मास होता है, ठीक है। बहुत ईजी से समझ लिया था अपन ने, ठीक है। तो बेसिकली ये कंफर्म करना चाहता है कि मतलब आप हिग्स फील्ड को बाहर निकालो, हिग्स बोसोन को बाहर निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये थियरी सही है कि नहीं, कि मास हिग्स फील्ड से ही बनता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए मैं एक बात बताता हूँ कैसे काम करता है ये। तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन लॉन्च होता है, यहाँ पे प्रोटॉन लॉन्च होता है, ठीक है। इस जगह पे प्रोटॉन लॉन्च होता है। अब इस प्रोटॉन को, ये सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं, कम से कम 1 बिलियन प्रोटॉन्स को ये लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। 1 बिलियन प्रोटॉन से ज़्यादा प्रोटॉन्स को ये लोग लॉन्च करते हैं। अब ये प्रोटॉन को एक्सलरेट किया जाता है। अब आपको पता होगा कि प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को और रख देते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं, तो प्रोटॉन और वो हो जाता है, एक्सलरेट हो जाता है, ठीक है। रिपल्सिव एनर्जी की वजह से एक्सलरेट हो जाता है। फिर वो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कुछ डालते हैं, तो जिससे और एक्सलेटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और एक्सलेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक सेट को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। एक सेट को यहाँ पे इस डायरेक्शन में भेज देते हैं, और एक सेट को इस डायरेक्शन में भेज देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज देते हैं। ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब प्रोटॉन्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, और इनमें कोलिजन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक रोटेट मारते हैं, 2-3 बार रोटेट मारते हैं, ये इस साइड रोटेट मारता है, ठीक है। तो एक टाइम बाद ऐसा टाइम आता है कि यहाँ पे एक जगह कोलिजन हो जाता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कोलिजन हो जाता है। तो कोलिजन होने के बाद ऐसा होता है, आप ऐसे मान के चलो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, 2 बॉल है, ठीक है। तो दोनों बॉल प्रोटॉन से मान लो। अब इन दोनों बॉल को आपने हनी में डाल दिया, ठीक है, शहद में डाल दिया, हनी में डाल दिया। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों बॉल को हनी में डाल दिया, और इन दोनों बॉल को एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है बॉल, और इस तरफ जा रहा है बॉल, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनके ऊपर हनी है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर हनी है। अब बेसिकली अब ये दोनों बॉल टकरा जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये जो हनी है ना, वो थोड़ा बाहर निकल के आएगा, उसके छींटे बाहर निकल के आएंगे। तो वही फंडा है। तो ये अपना वो प्रोटॉन है, ये भी अपना प्रोटॉन है, ठीक है। ये एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली अभी हिग्स फील्ड में है, ये बेसिकली अभी हिग्स फील्ड में है। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली अभी हिग्स फील्ड में। अब ये दोनों जब टकराएंगे, तो हिग्स फील्ड का जो कुछ पार्टिकल्स नहीं, कुछ थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जब बाहर निकल के आएगा, जो अपने पास जो सुपर कंप्यूटर्स है वो उसकी जांच करेंगे। तो पहली बार जो अदृश्य हिग्स फील्ड है वो अपन को समझ में आ जाएगा, हाँ ये हिग्स फील्ड है। और 2013 में कंफर्म हो गया कि हिग्स बोसॉन नाम का पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? इजी। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली इस डायग्राम में वही दिखा रहा है। तो ये है अपना लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है। तो एक में ये देख रहे हो कि, चलो इसमें देख लो, ये वाले डायग्राम में ये एक डायरेक्शन में ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये दोनों प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन स्ट्रीम है, ठीक है। ये प्रोटॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और देखो यहाँ पे कोलिजन हो गया है, ठीक है। तो अपन ने बात की थी कि कैसे समझना है इसको, कि आप 2 बॉल ले लो, ठीक है, दोनों बॉल को आप हनी में डाल दो, ठीक है, हनी में डाल दो, ठीक है, दोनों बॉल को। अब दोनों बॉल को एक दूसरे के ऊपर फेंक दो, तो एक बॉल इस तरफ जा रहा है और दूसरी बॉल इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जब बॉल टकराएंगे तो इनमें से हनी निकल के आएगा, शहद, थोड़ा सा चींटे बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। टक्कर की वजह से ये हनी स्कैटर हो जाएंगे। अब ये आपको दिख जाएगा कि हाँ हनी है। वैसे ही हिग्स फील्ड, अब प्रोटॉन हिग्स फील्ड में जा रहा है, ठीक है, हिग्स फील्ड गायब है, आपको पता नहीं है कि नहीं, ठीक है, और ये वाला प्रोटॉन भी हिग्स फील्ड में घूम रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए, तो हिग्स फील्ड थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, मतलब स्कैटर हो गया और बाहर निकल के आ गया। तो आपके जो सुपर कंप्यूटर्स ने इसको देख लिया, जांच लिया, तो आपने बोल दिया हाँ हिग्स फील्ड है, आपकी थियरी सही है, पीटर हिग्स की थियरी सही है।
समझ में आ रहा है? बस इतनी सी चीज़ है। अच्छा, अब इसमें है ना कुछ एब्रीवेशंस आपको याद करने हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है अटलस। अच्छा, अब अटलस ये वाला रिंग है, ठीक है? वो बेसिकली एक टाइप का एक्सेलेटर है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतना कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म पढ़ना है। अटलस का मीनिंग है एयर टोरॉइडल एलएचसी अपैरेटस। वैसे ही एक और चीज़ है CMS, कॉम्पैक्ट मुऑन सोलिनॉइड, ठीक है? LHCb, LHC ब्यूटी, एलिस, अ लार्ज आयरन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। फिर वैसे ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टोटेम, टोटल क्रॉस सेक्शन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन डिसोसिएशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एटलस और एलिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है? वैसे तो LHC का मतलब होता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। चलिए बस इतना काफ़ी है MPPSC के लिए।